कौन? अभी मिली क्या? बहुत पहले मिली है, मेरे ख्याल में 2 दिन हो गए आपको। ओके, कोई नहीं। कितने सवाल हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में? इलेक्ट्रोस्टैट्स की 2 होगी। दिखाओ तो कितने सवाल है। टोटल 39 नहीं है तो कल या परसों कब क्लास है? जब भी क्लास है उसमें ये पहले 25 डिस्कस होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 पर है, ठीक है? कर लिए? कितने कर लिए? अरे कर लिए, कितने हो गए? 3 में डाउट है, कौन कौन से बोलो? सेकेंड एल है, सेकेंड तो इजी है। और कौन सा? 22 का थर्ड फाइनल फोर में शॉर्ट डाइपोल कोरिलेशन करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं और 28 अच्छा सवाल है। वैसे 28 ऐसा है इसमें डाउट आएगा। बाकी इनफैक्ट क्या कहते हैं, आपने सेकंड पूछ रहे हो जाएगा। और जब कितनी बार किया? 3-4 बार कर लिया और सेकंड वाली करी है नहीं? तो चलो पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स की कुछ थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स अपने आप में एक समंदर है। चलेगा एसी बंद कर दो? नहीं चलेगा तो पीछे वाला एसी ऑन कर दूंगा, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी ठंडा हो गया है, ये ऑन ऑफ कर दूंगा, अभी तो ठंडा हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है कूलम्ब फोर्स का, कि भाई 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो क्या होगा? K/Q2/r²। बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन और कूलम्ब फोर्स, इस कूलम्ब फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। व्हाई नो? हमने तो ये बोला है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स भाई भाई होते हैं। वहां पर Gm1m2/r² होता है, तो यहाँ पर K/Q1Q2/r² होता है। वहां पर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को क्या बोलता हूँ? मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं बोलता हूँ? व्हाट इज यूनिवर्सल? तो क्वेश्चन है, इज कूलम्ब फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स? ट्रू और फॉल्स? अगर आप बोलते हो ट्रू देन व्हाई, बोलते हो फॉल्स देन व्हाई? तो दो मासेस, स्टैटिक मासेस m1 m2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? Gm1m2/r²। यही तो न्यूटन का लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो 2 स्टैटिक चार्जेस Q1 एंड Q2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये तो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो क्यों यूनिवर्सल नहीं होता है या फिर क्यों यूनिवर्सल होता है? द आंसर इज इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। रीजन, यूनिवर्सल फोर्स वो फोर्स होता है जो हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहे। बोले तो ये 2 मासेस को अगर मैं पानी में डुबो दूंगा तब भी Gm1m2/r² होगा, बाहर हवा में रखूंगा तब भी Gm1m2/r² होगा, बाहर वैक्यूम में लेके जाऊंगा तब भी Gm1m2/r²। बट K/Q1Q2/r² में जो K होता है वो होता है 1/4πε0। अगर पानी में डाल दूंगा तो पानी की रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो K होता है उस K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 इंटू εr, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पर पिक्चर में। इसीलिए ये जो लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है। फाइन, समझ गए? ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे पहले तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्ब फोर्सेस। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये एक कंडक्टर है, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, कितना?
क्या दे सकता हूँ क्या इतना चार्ज? इसको मैंने कितना चार्ज दिया है? इतना चार्ज दिया है। क्या मैं इतना चार्ज दे सकता हूँ? यस सर। क्यों नहीं दे सकता हूँ? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बोले तो या तो मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। बोले तो या तो चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो सकता है या 3.2 इंटू 10 की पावर -19 हो सकता है, या इसके मल्टीपल में हो सकता है। दिस आई कैनॉट गिव बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फाइन। अगला सवाल, कैन अ न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट चार्ज बॉडी? कैन अ न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट टू चार्ज बॉडी? ट्रू और फॉल्स? यस और नो? ट्रू। यस। कैसे? उसमें इंडक्शन, वाया इंडक्शन। बोले तो ये एक कंडक्टर है लेटर अज्यूम, और यहाँ पर मैं पास में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आ गया। तो इन पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इंडक्शन के कारण 4 नेगेटिव आ गए, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव आ गए। तो इन 4 नेगेटिव का ये अट्रैक्शन बहुत नजदीक है तो ज्यादा होगा, इन सब का रिपल्शन कम है क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है। ओवरऑल दिस न्यूट्रल बॉडी will gets attracted towards this charge body. तो कहना चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी? यस। कहना न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट अ चार्ज बॉडी? यस। बात तो एक ही है ना, फोर्स तो अट्रैक्टिव। Can a positive charged body attract another positively charged body? Can a positively charged body attract another positively charged body? दोनों की साइज अलग अलग हो सकती है। यस। मैंने इसलिए बोला कि दोनों का सेम साइज है। ये इसमें मान लो एक पॉजिटिव है, इसमें मान लो बहुत सारे पॉजिटिव। ठीक है बात है। दोनों कंडक्टर है, ये इसके नजदीक आया तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव आ गए और एक पॉजिटिव था तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव और आ गए, उधर चले गए। अब देखो ओवरऑल अट्रैक्शन आ गया वापस से आया ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ही होता है, दिस इज मस्ट नहीं। यहाँ पर सारे के सारे केस 99.99% केस मे बी वाले होते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। केस कैसा है वो बात समझ में आया? पक्का? ठीक बात है। अगला आपसे मैं पूछूं, ये मेरे 2 हाथ हैं, मैंने रगड़ लिया, अब क्या हो? क्या ये मेरे हाथ चार्ज हो गए? यस, चार्ज हो गए। इसके ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव आए तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। यस। अगर मैं किसी चीज को रब करता हूं तो वहां पर चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। सर्दियों में हम एक दूसरे के हाथ लगाते हैं तो करंट ज्यादा आता है। या गाड़ी चलानी आती है, किसी को गाड़ी चलानी आती है, करंट तो आता हुआ है, एक दूसरे के टच करते हैं, करंट क्यों आता है? क्योंकि अब जैसे मान लो ये देखो ध्यान से, ये 2 मेरे हाथ, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब मैंने ये पॉजिटिव वाला हाथ से इस मेटल पे लगा दिया लेग से, तो इस वाले हाथ पे नेगेटिव रहेंगे या वो भी इधर चले जाएंगे? हाँ, क्या हमारे शरीर से ऐसे करंट चले जाएगा ऐसे? क्यों? हमारे शरीर से तो करंट पास होता है ना एक सर्टेन वैल्यू का होता है। ये तो नजदीक से फट से सरफेस पे थे तो यहाँ पर आ गए, ये वाले हो सकता है अभी यहीं पे ही बैठे। अब मैंने किसी और के हाथ लगाया जो ऐसे ही आया होगा, अपने हाथ पे पॉजिटिव लेके, तो ये सारे नेगेटिव जैसे उस पॉजिटिव को टच करेंगे करंट आ जाएगा। और वो करंट बहुत 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 छोटे से टाइम का होगा, बहुत 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 छोटे से मैग्नीट्यूड का होगा, उनको बस एक झटका ही लगेगा हल्का सा। आजकल क्या कहते हैं, जोधपुर में जगह जगह पर बॉक्स क्रिकेट का चलन है, या फिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक ग्रास लगाते हैं उसके ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, या फिर बहुत कुछ होता है। सिंथेटिक ग्रास समझ गए कौन सी वाली? जो गार्डन, जो घास जैसी दिखती है लेकिन होती प्लास्टिक या कोई अलग से मटेरियल की, तो उसके ऊपर अपन चलते हैं ना, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डेवलप होता है हमारे जूतों के और उसके बीच में। तो अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उससे बहुत सारा
चार्जेस का लेन देन हो रहा होगा, तो वहां पर करंट बहुत आता है। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सैटरडे को, हर सैटरडे को क्लास खत्म होने के बाद में रात को क्रिकेट खेलने जाते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो भाई वो जो गेट है ना उसका, वो गेट तो मेटल का ही है, तो अंदर से बंद कर देते हैं। अब कोई भी अगर किसी को अंदर से, बाहर से अंदर आना होता है, तो अगर हम जाते हैं उसका गेट, तो डर लगता है एक बार हाथ लगाने में। उनको पता है कि हम ऑलरेडी चार्ज, अगर हाथ लगाएंगे तो भयंकर करंट आएगा, तो क्या करने का उस टाइम पे? उस मेटल के हाथ लगाने की बजाय जमीन पे हाथ लगाना। जमीन कैसा होता है? एक जीरो पोटेंशियल का स्फीयर होता है। या फिर गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसको भी बहुत बार करंट महसूस होता है। क्यों? जो हमारी गाड़ी की चाबी होती है, हम क्या करते हैं आजकल, तो खैर गाड़ी के अंदर बस स्विच ऑन एंड ऑफ उस टाइप का आ गया है, बट ये मैंने इग्निशन में डाली गाड़ी, और जैसे ही मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, क्या होता क्या है अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया? एक आवाज आती है, कुछ ऐसी इस टाइप की आवाज आती है। तो आवाज क्या होती है? बेसिकली ये इग्निशन होता है। जैसे हमारे गैस को ऑन करने के लिए हमको लाइटर लगाना पड़ता है, एक चिंगारी की जरूरत होती है, वैसे ही गाड़ी के इंजन को ऑन करने के लिए भी इग्निशन देना पड़ता है। तो जो स्टार्टिंग में इग्निशन देते हैं ना अपन, तो एक तरीके से यहाँ से चार्जेस वो ऑन करते हैं, चार्जेस इस मेटल से होते हुए आगे जाते हैं इंजन की तरफ, और जब हम वापस से बंद करते हैं तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जब स्टार्टिंग में यहाँ से जब मैंने इग्निशन दिया होगा तो कुछ मेटल के होते हुए कुछ चार्ज दिए होंगे इंजन की तरफ, मैंने चाबी वापस से बाहर निकाली हुई, तो हो सकता है इस चाबी के साथ में कुछ चार्जेस इसके साथ में आ गए वहां है। फिर मैंने क्या किया, इस चाबी को घुमा के अपनी जेब में डाल ली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस चाबी के साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, चाबी के ऊपर बैठे रहते, अब मेरे शरीर के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगा और बाहर उस गेट के मेटल के हाथ लगाऊंगा, करंट आएगा फर्स्ट। ये बहुत कॉमन होता है सर्दियों के अंदर, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी होता है। तो आपके घर में जो भी ड्राइव करना जानते हो, अगर आपके घर में ऐसे चाबी वाली गाड़ी है, तो वहां पर आप उनसे पूछना। कभी कभी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, बाहर निकल के आके, घर के मेटल का गेट होता है सबका, लोहे का दरवाजा होता है, उस पर जैसे ही हाथ लगाएंगे करंट आता है। एक बार नहीं, अनेकों बार। तो रीजन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कैन वी क्रिएट चार्ज? नो, वी कैन ओनली ट्रांसफर। तो ये सारे ट्रांसफर चार्ज के फिनोमेना हो गए। बलून को ऐसे रगड़ के यहाँ पर लगा दिया, तो ये सब चीजें हो गई जो चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। ठीक बात है ना? अब कूलम फोर्स के ऊपर कई सारे सवाल होते हैं, जिसके अंदर K/Q1 Q2/R² का एप्लीकेशन। उसके बाद में आती है पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड। में कूलम फोर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो जो प्रैक्टिस है बहुत है। मैं कूलम फोर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताओ मेरे को, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को एटलीस्ट ये सब आता है जो मैंने बोला है, ठीक है ना, वो सब बातें दिमाग में बैठी हुई। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैथमेटिकली आपने बोल दिया कि F=QE होता है। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आपकी कल की क्लास को कैंसिल कर दी, मैसेज आ रहा था एक्चुअली 2 या सॉरी कल आने वाला था, बट कल आ नहीं पाया। रीजन, ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे 2 दिन के लिए मैं वहां गया था, क्या कहते हैं, कुंभलगढ़, राजस्थान में एक जगह है कुंभलगढ़, और वहां पर हो गया था भयंकर वाला मौसम खराब। कुछ मालूम पड़ा? ओले गिरे थे? नहीं? ओके, एनीवेज चलो मेरे को बताओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? और कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? टेस्ट चार्ज के ऊपर, एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड बोले तो इलाका, किसका इलाका? कोई सा एक चार्ज सिस्टम का इलाका। बोले तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q का, इसके आसपास के रीजन में इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बोले तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम। तो इस 1 कूलम को इस Q की वजह से धक्का इधर की तरफ लगेगा, कितना?
QE का। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्योंकि इस Q की वैल्यू 1 है तो जितना धक्का होगा उतनी की उतनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। दैट इफेक्ट कैन बी पुश और पुल। अगर पुश हुआ तो मैं ये बोल दूंगा कि वहां पर पॉजिटिव है, अगर पुल हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ पर अंदर सिस्टम कैसा है, नेगेटिव। क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है वो तो हमेशा +1 कूलम का ही रहता है। व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज अ टेस्ट चार्ज। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको जाननी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक टेस्ट चार्ज को लेके चले जाएंगे, रख देंगे। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई मेरे को ये डेफिनेशन बता सकता है? किसी ने देखी है ये डेफिनेशन? हाँ या नहीं? एनसीईआरटी किसी ने नहीं पढ़ी? कोई एनसीईआरटी लेके आया है? फर्स्ट पार्ट ये डेफिनेशन किसी ने नहीं देखी? क्यों भाई? क्यों भाई? ये कौन एक्सप्लेन करेगा ये क्या है? एनसीईआरटी में कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। देखो लिमिट दी है नहीं ना, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ये लिमिट क्या होती है? ऑब्वियसली वो तो इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नोबडी। अभी मैं सिर्फ थ्योरी को ही टच कर रहा हूँ, सवाल तो आप करके आओगे कल, ठीक है ना? सवाल तो कल आप ही करके आओगे, तब की तब देखेंगे, कल परसों में 25 सवाल डिस्कस करेंगे। आज तो थ्योरी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो मेरे को बताओ ये क्या है? यहाँ पर ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या है? फोर्स। और Q क्या है? बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक, आपसे कोई पूछे कि बताओ बाहुबली देखी है? 1 और 2 दोनों देखी है? तो बाहुबली में जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज्यादा स्ट्रांग है या उसका बेटा ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ, कैसे पता करोगे? समझ रहे हो? इट्स लाइक आपसे अगर कोई पूछे बिग शो पता है कौन है? WWE बिग शो नहीं? चलो आपसे कोई पूछेगा कि बाहुबली ज्यादा स्ट्रांग है, उसका बेटा ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर बाहुबली ज्यादा स्ट्रांग है या फिर जॉन इब्राहिम ज्यादा स्ट्रांग है, तो कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? दोनों की लड़ाई करवा दो, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, फिर कौन सा स्ट्रांग है? इसने एक मुक्के धरे, इसने 2 मुक्के धरे, इसने लात धरी, लो भाई आखिर रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ? दोनों खत्म। कौन सा स्ट्रांग था? I want to find whether this charge has got how much effect। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके नजदीक में एक बहुत छोटा चार्ज लेता हूँ। बोले तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बाहुबली वर्सेस बाहुबली के बेटे कौन है, तो एक एक करके दोनों से हम राजपाल यादव की लड़ाई कराएंगे। हाँ या ना? पहले में राजपाल यादव की 50 हड्डियां टूटी, दूसरे में राजपाल यादव की 100 हड्डियां टूटी। बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? दूसरा वाला, क्योंकि उसने उसका ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाँ या ना? तो इट्स लाइक इफ आई वांट टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज, देन आई वांट टू कीप अ वेरी स्मॉल चार्ज यहाँ पर, ताकि सिर्फ इसका धक्का मैं एक्सपीरियंस कर पाऊं। यहाँ पर एक बहुत छोटा चार्ज होगा तो वो चार्ज इसको धक्का दे पाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये आइडियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि मेरे को तो इसका प्रभाव जानना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा चार्ज रखूंगा। कितना छोटा चार्ज? Q टेंड्स टू 0, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बड़े Q का धक्का इसके ऊपर देख पाऊं। ये इसको धक्का नहीं देगा। अगर मेरे को इसका धक्का जानना है तो ये अगर बिल्कुल धक्का नहीं देगा तो यहीं पर ही फिक्स रहेगा। अब बात समझ आई या नहीं है? यहाँ या ना? तो ये क्या है? ये Q टेंड्स टू 0, बट हम फिर टेस्ट चार्ज क्यों रखते हैं यहाँ पर Q टेंड्स टू 0? बोले तो प्रोटॉन हो गया, सबसे छोटा तो वही है हमारे पास में। हाँ या ना? तो प्रोटॉन को क्यों नहीं रखते हैं यहाँ पर? बिकॉज प्रोटॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है।
है ना, आया ना। प्रोटॉन को निकालना कितना डिफिकल्ट, एटम में से एक प्रोटॉन को निकालना, पॉजिटिव चार्ज को निकाल के यहाँ पर रखना, और यहाँ पर वो रखा रहेगा, पड़ा रहेगा क्या, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसकी नकली वैल्यू पहुंच गया ऑलरेडी। इसीलिए टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। बताओ टेस्ट चार्ज में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एग्जैक्टली कितने हो गए भाई, Ne will be equal to 1 कूलम। तो कितने आ जाएंगे, 1/1.6 into 10 की पावर -19 और 10 की पावर 19/1.6, इतने सारे आ जाएंगे। हमको तो इतने सारे नहीं, हमको एक निकालना है। कौन सा ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी, बात समझ में ही आया ना। तो ये डेफिनेशन एकदम बेसिक डेफिनेशन होती है। आगे जाके सेम डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बोल दूंगा, क्या बात समझ आई है कि भाई मेरे को इंफिनिटी से एक बहुत छोटे से चार्ज को यहाँ पर लेके आना है, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल दिखाई देगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो मेरे को अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूलेज आपसे पूछने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंट चार्ज Q/r²। अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ ये सब पता है। पॉइंट चार्ज की वजह से पता है, तो बता दो मेरे को इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है, 2k λ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज 2k λ/r। तो फाइनाइट की वजह से क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस d बोल दो। बताओ कितने लोगों को फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज? माइनस, ठीक है। अगर आप माइनस बोलते हो तो एंगल कौन से होते हैं ये भी बताओ फिर मेरे को। मैंने तो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर इसका लेंथ कुछ L है, लैम्डा भी चार्ज भी कुछ दे दिया है, तो इसके ऊपर चार्ज कुछ है Q। तो बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा, Q/L। ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करोगे। देखो ध्यान से, इधर राइट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है EX। क्या वाई की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? हाँ या ना, हाँ या ना है, कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा सेम है इसलिए। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा और बीटा सेम नहीं है। देखो ध्यान से, ये 3 पॉजिटिव मिलके कुछ इधर धक्का दे रहे होंगे, ये 2 पॉजिटिव मिलके कुछ इधर धक्का दे रहे होंगे। देखो ध्यान से, इन 2 के ये कंपोनेंट तो जुड़ जाने, ये कंपोनेंट बढ़ जाने। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो राइट की तरफ फील्ड आती है EX, उसमें तो कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं तो k λ/d मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला याद हो गया, आया ना? कभी नहीं भूलने वाला फॉर्मूला है, पढ़ा हुआ होगा 100%, लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं। और बताओ मेरे को, यहाँ पर 3 पॉजिटिव ऊपर है, 2 पॉजिटिव नीचे, तो बताओ मेरे को इस तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, उसका नीचे वाला कंपोनेंट, इन 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, उसका ऊपर वाला कंपोनेंट। बताओ ऊपर वाला कंपोनेंट बड़ा होगा, नीचे वाला कंपोनेंट बड़ा होगा? नीचे वाला कंपोनेंट बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो नीचे की डायरेक्शन में होगी 3 पॉजिटिव की वजह से आ रही है, और यहाँ पर जो ऊपर है वो इन 2 पॉजिटिव की वजह से आ रही है, तो डेफिनेटली नीचे डोमिनेट कर जाएगा EY। अब आपसे EY पूछेंगे तो k λ/d तो पहले लिख देगा। अब यहाँ पर बीच में आएगा साइन सब्ट्रैक्शन का, बात समझ में आई? आया ना? अब देखो मैंने डायरेक्शन तो ऑलरेडी नीचे बना दिया है, तो अब यहाँ पर साइन आ चुका है, तो यहाँ पर कॉस आएगा। तो बताओ मेरे को, मैं यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा लिखूं या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखूं? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखूंगा। क्यों? क्योंकि बीटा छोटा है तो उसकी कोसाइन की वैल्यू बड़ी होगी, अल्फा बड़ा है, इसे कॉस 30 इज √3/2 और ये 1/2। बात समझ में आ रही है?
डायरेक्शन तो मैंने यहाँ बता ही दिया है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? अगर कभी गलती से अपन ने cos अल्फा माइनस cos बीटा भी कर दिया, नेगेटिव आ गया, तो उसको पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि डायरेक्शन आप ऑलरेडी बता चुके हो। बात समझ आई? हाँ या ना? तो ये दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर इनफाइनाइट पॉइंट, ये बताओ अल्फा किसके बराबर हो गया? फॉर इनफाइनाइट अल्फा किसके बराबर हो गया? 90। बीटा किसके बराबर हो गया? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्रीज। तो इस पॉइंट पर राइट की तरफ कितनी फील्ड आ जाती है? देखो ये रख दिया मैंने यहाँ पर। हाँ यार, सेमी इनफाइनाइट अल्फा कितना हो गया? बीटा कितना हो गया? यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं बताया, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। पक्का याद है? पक्का? आगे बढ़ता हूँ, कॉपी कर दो बेटा, कहीं पर लिख के रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इससे पहले भी कुछ काम की चीज हो तो आप लिख सकते हैं ना, ठीक है? डन? तो एक क्वेश्चन करके बता दो मेरे को। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो क्या है। यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, अगर वो पॉइंट यहाँ होता तो मैं सीधा बोल देता वो सेमी इनफाइनाइट है, तो वहां से डी नहीं, नीचे डी उतर गया हूँ और ये ऊपर इनफाइनाइट होता है। बताओ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
किसी का भी, अरे आसान है तो। देखो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स यहीं पर ही पढ़ा है, ठीक है ना? और ऐसे सवाल क्लास में भी कराया होगा, याद है बेटा? याद, नोट्स रिवाइज करे हुए? हाँ, क्लास नोट का सवाल नहीं तो क्वेश्चन बैंक का सवाल है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर इसको एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पर बोल देता हूं पॉजिटिव भी है और यहां पर बोल देता हूं उसी चार्ज डेंसिटी के नेगेटिव भी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ यार, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस सिस्टम कैन बी टेकन एज, ये पॉजिटिव 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 बैठे हैं और क्या मैं बोल सकता हूं इतने से पे ये नेगेटिव 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 बैठे हैं। हाँ यार, अब बताओ मेरे को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? राइट की तरफ और नीचे की तरफ कितनी? के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। ये बात समझ आई नहीं है? अब इसकी वजह से नेगेटिव है तो अपनी तरफ इधर कुछ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ कुछ इधर अट्रैक्ट करेगा, तभी तो नेट इधर जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं है? तो बताओ मेरे को इस केस में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अल्फा इज 45 एंड बीटा इज 0। तो इस तरफ कितनी हो जाएगी? के लैम्डा अपॉन डी साइन 45 और यहाँ पर के लैम्डा अपॉन डी कॉस 0 माइनस कॉस 45। ये चीज समझ आई या नहीं आई? कॉस 0 माइनस की बड़े में छोटा घटाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ के लैम्डा अपॉन डी और के लैम्डा अपॉन डी तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? के लैम्डा अपॉन डी और ये वाला 1/√2 के लैम्डा अपॉन डी, तो नेट तो यही रह जाएगा। तो जो नेट फील्ड होगी यहाँ पर एक कुछ राइट की तरफ हो जाएगी और एक कुछ नीचे की तरफ हो जाएगी। तो राइट वाली कितनी हो जाएगी? के लैम्डा अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1/√2। बात समझ आई है नहीं? नहीं आ रहा? हाँ या ना विधि? ये आई बात समझ में? लेफ्ट की तरफ है तो 1/√2, राइट की तरफ है तो 1, तो ये बड़ा है तो ये डोमिनेट कर जाएगा, तो इसमें से छोटे वाले को घटा दूंगा। और देखो ऊपर की तरफ के लैम्डा अपॉन डी और ये माइनस और ये नीचे की तरफ ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 1/√2। तो माइनस को अगर मैं नीचे लिखूंगा तो इसको मैं क्या सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ, इस इनफाइनाइट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आया? पक्का आ गया? तो ये क्या अब मैंने यूज किया है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। और मैंने यहाँ पर सिस्टम को हल्का सा चेंज करके वेक्टर सम कर दिया सबका। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, कॉपी कर लो, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। जो मैंने अभी कराया खुद से करो, अपने हाथों से, कॉपी मत करो यूं कहीं।
डन, आगे बढ़ जाओ। ये फाइनल आंसर ये लिखा हुआ है इधर, these two electric field will be the answer। चलो मेरे को नेक्स्ट बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर। वेरी गुड। तो ये पहले वाला क्यों नहीं याद था, या फिर दूसरे फॉर्म में याद था आपको? ठीक है ना, याद होने चाहिए ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला। अब बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर एक ये सेमी सर्कुलर रिंग बोलूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। तो बताओ मेरे को यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा? पाई, पाई सिंपली 180 डिग्री। तो क्यू के लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाय 2 1, ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक बात है। और ड्यू टू अ ये क्या है, क्वार्टर, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी? इधर की तरफ होती है कितनी? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाय 4, क्योंकि अल्फा कितना हो गया यहाँ पर इस केस में? पाई बाय 2। बताओ मेरे को साइन 45 क्या होता है? 1/√2। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ, √2k लैम्डा अपॉन आर है। तो इसके अलग से अगर मैं ऐसे दो कंपोनेंट देखूं, इधर की तरफ कितना आ गया? k लैम्डा अपॉन आर, इधर की तरफ भी कितना आ गया? k लैम्डा अपॉन आर। ऐसे याद रहेगा? हाँ, समझ गए? कॉपी कर लो, ये सब आपको आना चाहिए। डन, डन, चलो
स्कूल में बोर्ड चालू हो गए? बोर्ड चल रहे हैं या हो गए? आपके तो हो गए ना, तभी स्कूल भी नहीं जाना रहता होगा विधि। अच्छा प्रैक्टिकल, कौन से बोर्ड प्रैक्टिकल? सीबीएसई के बोर्ड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, सबके एक साथ होते हैं ना। और इधर आपके कोई ना क्या नहीं हो रहे? इस बार नहीं हो रहे, क्यों? कोविड की वजह से? अच्छा कुछ हो ही नहीं वाला। नंबर कैसे जाएंगे डमी वालों के? कौन सी डमी स्कूल है आपकी? अच्छा पानी में स्कूल से। चलिए आए भाई, याद ही कर दो ना। देखो ये आपने एकदम सही लिखा है, ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होता है? राइट की तरफ k लैम्डा अपॉन d, नीचे की तरफ k लैम्डा अपॉन d। तो यहाँ पर इसको 3 सेक्शन में तोड़ दो, यहाँ पर इसको 3 सेक्शन में तोड़ दो। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3। बताओ पहले की वजह से राइट की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने से? 2k उसका लैम्डा अपॉन आर। सेमी सर्कुलर रिंग का अभी भी याद किया ना, 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। ये वापस से कैसा है? सेमी इनफाइनाइट। तो इधर की तरफ और नीचे की तरफ देखो ध्यान से, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, तो नेट 1 रह जाएगा। इधर की तरफ कितना? और नीचे की तरफ 4, 5 में 7। आंसर क्या लिखेंगे? k लैम्डा अपॉन आर माइनस आई कैप एंड माइनस 7k लैम्डा अपॉन आर जे कैप। समझ गए? इजी। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर। चार्ज रिंग 0, सबको पता है। इस फॉर्मूले के अंदर अल्फा को 2 पाई रख दो, साइन पाई 0 हो जाएगा। बात तो एक ही। एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, लेकिन एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQX अपॉन, ये सबको पता है। x ये डिस्टेंस होता है और r इसकी रेडियस होती है और q उसके ऊपर चार्ज होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है। हाँ, तो बताओ मेरे को किस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है? r/√2। वेरी नाइस। चीजें याद तो है आपको, और सिर्फ आप ही को याद है ऐसा लग रहा है, बाकी लोगों को याद नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/√2, और प्लस माइनस बोल देता हूँ, बोले तो यहाँ से इधर भी और यहाँ से इधर भी। ठीक बात। नेक्स्ट आपको बताना है, ये अभी क्या है? डिस्क। इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? सिग्मा की। ये डिस्क है, इस डिस्क में
किसी को फॉर्मूला याद है डिस्क? नहीं पता? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. कैसे करेंगे बताओ? एनीवन? इसको बहुत सारी रिंग मान लूंगा अलग अलग जिसकी रेडियस होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर्मूला आता है क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. याद कर लो भले. ये तो ड्राइव करने नहीं जा रहा मैं, ये सब डेरिवेशन वगैरह पहले क्लास में कराए होंगे. ठीक है, एक बार के लिए आपको मैं सारे फॉर्मूले आंखों के नीचे निकाल रहा हूँ. घर पे जाके कोशिश करना, अगर डेरिवेशन नहीं आता हो तो पूछ लेना. पता ही नहीं आता. नेक्स्ट है गॉस लॉ. क्या बोलता है, कौन बताएगा? एनीवन? व्हाट इज गॉस लॉ? ऐसा बताओ. ऐसा बताओ. अच्छा आप भी बोल रहे हो या आप बोल रहे हो? हाँ बोलो. हाँ भाषा में बोलो ना, पहले से ही बोल रहे थे. क्या? नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन. सिंपल सी बात है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस drawn in order to imagine electric field. हाँ यार, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलती भी होती है, नेगेटिव के अंदर की तरफ होती है. डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट इंटरसेक्ट. क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर लेगी तो क्या होगा? दो डायरेक्शन किसकी? अगर उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो टेस्ट चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है. दो अलग अलग टेंजेंट क्या बोलेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगी इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही है इधर जा रही है. वही एक समय पर एक चीज एक ही जगह जा सकती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती है. सेम रीजन मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरसेक्ट नहीं करती. बट मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती. वहीं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. तो हम क्या करते थे? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस इलेक्ट्रिक. ठीक है ना, वो सब बातें ये माइंड में आएगी, याद होनी चाहिए. बट एनीवेज गॉस साहब ने क्या बोला? फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. बोले तो गॉस साहब से पूछा कि इस क्यू से कितनी लाइनें निकल रही है. भाई लोगों ने बोला कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट तो लेके आ गए हो, लेकिन ये तुम बताओ कि एक चार्ज क्यू से कितनी लाइनें निकल रही है. तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला बहुत सारी. अरे बहुत सारी बोले तो नंबर दो. अटक गए. तो गॉस साहब ने बोला कि एक कूलम से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? समथिंग 8.8. तो एक कूलम से कितनी लाइनें निकल रही है? 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12. इतना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. तो ये कितनी आ गई? लगभग 10 की पावर 12 अपॉन 8.8. तो लगभग इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लगभग 10 की पावर 11 लाइनें निकल रही है. तो गॉस साहब ने बता दिया कितनी लाइनें निकल रही है. बाकी लोगों को बोला कि देखो 10 की पावर 11 लाइनें निकल रही है. ये तो एक 1 कूलम से निकल रही है. तो क्यू से कितनी निकल रही है? क्यू का मल्टीपल हो जाएगी. बात समझ आई? हाँ है ना. दिस इज व्हाट गॉस लॉ स्टेट्स. अब गॉस लॉ से पहले आता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज डिफाइंड एज काउंट ऑफ ई डॉट. तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं
The surface integral of electric field vector over a closed surface area dA is given by q enclosed upon epsilon naught. ये मैंने दोनों को क्लब कर दिया, गॉस थ्योरम की ठीक बात है। अब बताओ ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर -Q2 है और यहाँ पर Q3 है। तो फ्लक्स स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। फ्लक्स through the closed surface will be only due to Q1 and -Q2. True or false? True. अब दूसरा स्टेटमेंट सुनना। Flux through the closed surface is due to all the charges, that is Q1, Q2 and Q3, but the contribution of Q3 is 0. More correct? समझ रहे हो मेरी बात को? इस सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन दो का, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी लाइनें निकल रही है वो वापस से बाहर निकल जा रही है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ से तो जो लाइनें निकल रही है वो इसमें से ही निकल रही है। तो ऐसा नहीं है गॉस लॉ जो होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से होता है। गॉस थ्योरम इज फ्रॉम ऑल द चार्जेस बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाहर वाला चार्ज इज 0। अगर आप एक्सियोमा खोल के देखोगे तो आपके गॉस थ्योरम के अंदर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होगा कि फ्लक्स इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 0 प्लस 0। तो ये 0 0 क्या है? बाहर जो चार्जेस पड़े हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0। ऐसा नहीं, ये गॉस थ्योरम सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से बात करती है। गॉस थ्योरम इज ड्यू टू ऑल। बात समझना नहीं है। अब गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो अपन नहीं करने वाले हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है तो उसके बारे में बता दूं। हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। आपको आते हैं कोई एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के? आते होंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, प्लेट, आते हैं सब? बता दो मेरे को इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, गॉस थ्योरम को यूज करो।
कर दिया, दिखाओ। क्या लिखा आपने? 2 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर नहीं, अरे गॉस नहीं आती। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा आपके जो भी क्लास नोट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, आई डोंट नो आप लोगों ने कोई क्लास मिस करी नहीं करी, मेरे को आइडिया नहीं, ठीक है ना, बट अच्छे से उनको पढ़ के आओगे प्लीज, और उनके जो डाउट्स होंगे वो पूछोगे आके, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्लास के पहले, क्लास के बाद, क्लास में कभी भी प्लीज, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको तो फिर भी कोई ना कुछ बातें याद है, लेकिन ये आप यहाँ पर भूल गए। गॉसियन सरफेस देखो देते हैं, मैंने आपको क्या बोला, गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से तो मेरे को पता है 2k लैम्डा अपॉन आर होती है, तो आपकी 2k लैम्डा अपॉन आर आ रही है, आपके तो एक डी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आया ना। तो ये गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ, ये फ्लक्स का यूज, तो देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसी लूं, सिलेंड्रिकली क्यों लिए, अगर स्फेरिकल लूंगा तो क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपन बात करते हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो गॉसियन सरफेस हम बोलते हैं स्फेरिकल। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, ये पड़ा हुआ क्यों, तो यहाँ पर मैंने ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से क्यों लिए, क्योंकि मेरे को पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, ये गॉसियन सरफेस है, इस छोटे से पर डीए जो भी होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ई डॉट डीए, यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितने का बने, 0, तो ई डॉट डीए में एंगल तो बन गया है cos 0 इक्वल टू इस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बताओ मेरे को यहाँ पर सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सब जगह सेम डिस्टेंस पर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाए। सरफेस इंटीग्रल, एरिया का इंटीग्रेशन मतलब बोले तो जो गॉसियन सरफेस पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, Q बाय आर। बात समझ आई। अब आपने आखिर करके फॉर्मूला तो सही लिख दिया है, क्या कहते हैं, कोई ना, बट वो जो आपका तरीका है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपको करना सिखाया। अब इसी को ही वापस से पिक्चर में रख के अगर अपन यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, चलो आपको याद है कि गॉसियन सरफेस ऐसी लेते हैं सिलेंड्रिकल। अब अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस ऐसी स्फेरिकल ले लेते ना, तो देखो ध्यान से, मेरे को पता है इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ, यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एंगल अलग अलग आएगा, हाँ या ना। इसीलिए ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, कि ऐसी गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ली। अगर मैं ऐसी गॉसियन सरफेस लेता हूँ, जस्ट इमेजिन करो कि आपको ये तो याद है कि सिलेंड्रिकल लेते हैं, लेकिन आपने गलती से सिलेंडर ऐसे ले लिया तो भी गलत हो जाएगा, क्यों, तो भी गलत हो जाएगा, क्यों, तो भी गलत हो जाएगा। ध्यान से, ये सिलेंडर आपने ऐसा लिया है और यहाँ पर तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है। ये तो यहाँ पर एक डिस्क टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसा भी अपन गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं तो इसमें होता क्या है,
मेरे को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ ऐसी ऐसी देख रहे हो बाहर की तरफ आ रही है, इधर इधर इधर। तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है इसके साथ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितने का एंगल बना रही है, देखो ऊपर है और एरिया वेक्टर ही है, तो हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने का एंगल बना रही है, 90। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आएगा 0, नीचे वाली से भी कितना आएगा 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा वो फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल गॉसियन सरफेस विल बी ड्यू टू दिस सरफेस प्लस दिस सरफेस एंड ड्यू टू द कर्व सरफेस। इन दो सरफेस का तो 0 हो गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये दोनों ऊपर और नीचे वाली सरफेस की वजह से 0 हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो थर्ड कौन सी, कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस जो है वो तो सब सेम डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर ये देखो ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, सब जगह क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जो φ3 लिखूंगा मैं वो क्या बोलूंगा, E dA cos 0, और यहाँ पर 0 प्लस 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर चार्ज कितना समाया हुआ होगा अंदर, अगर इसकी आपको लेंडा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ये वाली लेंथ L है, तो बताओ इसमें Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, ये चीज समझ आई। अब E तो हर जगह से बाहर आ जाएगा इंटू dA, इस कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैं काट के अगर ऐसे खोल दूंगा तो 2πr L। यहाँ से सॉल्व करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन r। बात समझ आई, ये सब करवा रखा होगा, बात समझ आई है नहीं आई, आई होप समझ आई है। That was electric field due to a infinite line charge। क्या अपन फाइनाइट लाइन चार्ज का गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? क्या मैं फाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ यूजिंग गॉस थ्योरम? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो अगर फाइनाइट हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह पर अलग अलग हो जाएगा। तो फॉर जनरल बॉडीज वी कैन यूज गॉस लॉ, फॉर फाइनाइट लेंथ काइंड ऑफ बॉडीज वी कैन नॉट यूज गॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई तो कर दोगे आप, लेकिन ये इंटीग्रेशन में फंस जाओगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा एंगल भी अलग अलग हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम इज बेसिकली यूज्ड फॉर जनरल सिमेट्रिक बॉडीज, इनफाइनाइट बॉडीज, यूनिफॉर्म बॉडीज, इसमें मास भी कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये तो वही बात है गॉस लॉ की। फिर आगे गॉस लॉ का यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करता हूँ। तो कंडक्टिंग स्फीयर एक मेटल का कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर ये कैसे बिहेव करता है, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये वाला ग्राफ सबको याद है। और ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग, हाँ साफ, कुछ याद नहीं आ रहा? याद आ रहा है कुछ? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर पॉइंट चार्ज। याद है या नहीं याद है? याद है? तो अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो, ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर एक मेटल का गोला,
उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। या तो मैं कंडक्टिंग स्फेयर बोल दूं या फिर मैं एक शेल बोल दूं, वन इन द सेम। यहाँ पर मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। बोले तो यहाँ पर जो चार्ज है नॉन कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग होता तो सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच दैट इसकी चार्ज डेंसिटी है रो। तो अंदर किसी भी r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड, वो होता है रो r अपॉन 3ε0। आई होप आप लोग को ये याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं वापस से डेरिवेशन नहीं करवा सकता। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज टू काइंडली रीड और चीजें याद करके आओगे आप किसकी, ये गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब। अब जो कोयना से क्वेश्चन नहीं हुआ था सेकंड वाला, वो भी लगाओगे समझो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाओगे, उसके बाद क्लास को खत्म कर दो। Particles A and B each having charges are placed extremely apart. Where should a particle Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force? ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी चीजों का, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करके। तो ये देखो ध्यान से, इधर एक Q रखा हुआ है, इधर एक और Q रखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर y डिस्टेंस पर एक छोटा स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो बताओ मेरे को, ये लेंथ l/2, ये वाली लेंथ भी l/2 है। तो बताओ मेरे को, इसकी वजह से इधर कुछ फोर्स ऐसा और इसकी वजह से कुछ फोर्स ऐसा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। आया। तो बताओ उस ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर f cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, 2f sin थीटा ऊपर की तरफ, और 2kq इंटू क्यू अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, y अपॉन अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 4। ये नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। ये चीज समझ आती है नहीं आती? तो देखो यहाँ पर क्या, दिस f नेट इज अ फंक्शन ऑफ y, तो मैं क्या करूंगा, df अपॉन dy इक्वल टू 0 टू गेट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 2kq इंटू क्यू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दो, अंदर क्या आ गया है, y अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। यहाँ तक भी ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके 0 के ऊपर पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और फिर आगे 0 में चले जाएगा।
तो मेरे को इसी का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये जो भी है 3/2 का स्क्वायर करूंगा 3 रह जाएगा, ये 0 में चल जाएगा। हाँ यार, जिसका स्क्वायर कर दिया है उसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं, ऊपर की चीजें ही लिख लेते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ जिसका स्क्वायर होगा उसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं y² प्लस l² अपॉन 4 की पावर 3/2 इंटू y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस, तो ये चीज उड़ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, इक्वल टू y ऐसा का ऐसा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जो पावर है वो आगे आ गई 3/2 y² प्लस l² अपॉन 4 की पावर 3/2 माइनस 1 ये, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 है। ये स्टेप समझ आया नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये 3/2 है और ये 1/2, तो ये इससे पूरा कट गया, तो सिर्फ ये रह गया। तो y² प्लस l² अपॉन 4 इक्वल टू 2 से 2 कटा 3y² और 2y² इक्वल टू l² अपॉन 4, और y की वैल्यू क्या आ गई l अपॉन 2√2। तो यहाँ से l अपॉन 2√2 के ऊपर फोर्स मैक्सिमम। समझ गए हैं, आंसर चेक कर लो। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? सेकेंड। हाँ, l अपॉन d अपॉन 2√2। कहां पर अब कितना होगा इस वाले के अंदर, मैं y की जगह l अपॉन 2√2 डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन आता था, थोड़ा सा गणित का सवाल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होता है, कंपोनेंट्स का यूज होता है, 3D में सोचना पड़ता है। तो प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल भी कच्चा मत छोड़ो, मेहनत करो। चलिए, कल की क्लास में ये शीट के 25 सवाल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी के कुछ सवाल। पूछ लो ना, मना करें ना।